और खास शो की शुरुआत करें चीन से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो सबसे पहले ले लेते हैं। चीन के एक बड़े होटल में सनसनीखेज धमाका हुआ है। चीन के जुहाई में होटल में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर है और बचाव कार्य इस वक्त चल रहा है। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 9 बजे यह धमाका हुआ। ये देखिए धमाका कितना जबरदस्त था, कितना शदीद था, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इन तस्वीरों से दूर दूर तक आग की लपटें उठी और सब कुछ खाक हो गया जलकर। तस्वीरें आपके सामने हैं और स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 9 बजे यह जोरदार धमाका हुआ है। चीन के जुआई में यह होटल है जहां पर जोरदार धमाका हुआ है और इस धमाके ने और खास तौर पर इन तस्वीरों ने बेरूत के धमाके की याद दिला दी है। तो चीन का बड़ा होटल है और सनसनीखेज तरीके से धमाका हुआ है। इस धमाके की क्या वजह थी, क्या ये कोई हमला था, कोई अटैक था, इस बारे में जैसे ही हमारे पास जानकारी सामने आएगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में हाहाकारी है। चीन के जुआई में ये होटल था जिसमें जबरदस्त धमाका हुआ है और धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर है। बचाव कार्य अभी भी जारी है। और एक और धमाके की खबर आपको दे दें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जॉर्डन में भी बेरूत जैसा भीषण धमाका हुआ है। महाविस्फोट से जॉर्डन का जो तोपखाना था वो उड़ गया है, बर्बाद हो गया है। जॉर्डन में हथियारों का जखीरा धुआं धुआं हो गया है। इस धमाके में जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि 2 लोगों की जान चली गई है और 3 लोग घायल हुए हैं। ये संख्या आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ भी सकती है। धमाके के चलते घरों की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। कई किलोमीटर दूर से नजर आई आसमान छूती आग की लपटें। तो जॉर्डन में भी बेरूत जैसा भीषण धमाका हुआ है और इसमें कुछ लोगों की मौत और कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जॉर्डन में हुए महाविस्फोट ने किस तरह से बेरूत की याद दिला दी है, ये तस्वीरें जरा देखिए। तो जॉर्डन के जारका में तोपखाने में ये जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है और बहुत दूर से ली गई ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया और वहां तक इस धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। बेरूत जैसा ये धमाका नजर आता है इन तस्वीरों में। जॉर्डन के जारका में पूरा का पूरा जो तोपखाना था वो उड़ गया है, तबाह बर्बाद हो गया है। और शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबरों के सिलसिले की। रूस में भारत चीन के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है। जी हां, भारत और चीन के बीच विदेश मंत्रियों की मुलाकात में क्या बात हुई, इस पर हिंदुस्तान और चीन ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें थीं और अब उसकी डिटेल्स जो सामने आई है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री से 2 घंटे तक ये बातचीत चली। एलएसी पर भारत को बदलाव मंजूर नहीं है, ये हिंदुस्तान की तरफ से 2 टूक तरीके से कह दिया गया है एस जयशंकर की तरफ से। सीमा से जुड़े सभी समझौतों का पालन किया जाए और फिलहाल बातचीत में कम से कम दोनों देश इस बात के लिए रजामंद नजर आ रहे हैं। लेकिन चीन का रुख सरहद पर कुछ और कह रहा है। मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिए। जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिए। दोनों देशों की तरफ से ऐसा कुछ ना हो जिसमें मतभेद विवाद में बदलें। हिंदुस्तान का रुख तो बिल्कुल साफ है कि अप्रैल वाली स्थिति वापस लानी पड़ेगी चीन को, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नजर नहीं आ रहा।
तो ऐसे में ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये जो 5 सूत्री फॉर्मूला निकला है, इस पर चीन की तरफ से कितना अमल होगा, ये बड़ी बात है। बैठक में एस जयशंकर ने दरअसल चीन की बोलती बंद कर दी है। जयशंकर ने एलएसी पर चीनी सैनिकों की तैनाती पर सवाल उठाए। एस जयशंकर ने पूछा कि एलएसी पर सेना क्यों बढ़ाई। जयशंकर ने कहा कि चीन एलएसी पर सैन्य सामान आखिर क्यों जुटा रहा है। भारत के सवालों का चीन के पास कोई जवाब नहीं था। तो कुल मिलाकर चीन की बोलती बंद हो गई इस बैठक में, क्योंकि जब सीधे सवाल किए गए एस जयशंकर की तरफ से, हमारे विदेश मंत्री की तरफ से, तो चीन के विदेश मंत्री के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। क्योंकि मीटिंग में तो वो ये बात कर रहा था कि मतभेद जो हैं वो विवाद में तब्दील नहीं होने चाहिए, लेकिन दरअसल ये किया किसने, मतभेदों को विवाद में तब्दील किसने किया, झड़प की नौबत किसकी वजह से आई, ये पूरी दुनिया जानती है। और यही वजह है कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बाबत सवाल पूछा कि एलएसी पर सेना क्यों बढ़ाई, क्यों साजो सामान युद्ध का जुटाता हुआ नजर आ रहा है चीन, तो इसका कोई जवाब चीन के पास नहीं था। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। अब वक्त आ गया है कि उनसे आपका तारुफ करा दें। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। प्रोफेसर राजन कुमार जो कि रशिया मामलों के जानकार माने जाते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुधीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। और एलएसी से देखिए अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार पिछले 2 हफ्तों से एलएसी से जुड़े तमाम इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लद्दाख में मौजूद हैं अभिषेक, उनसे ताजा जानकारी, ताजा अपडेट लेंगे। और सुमित चौधरी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि हर बारीकी को आपको समझाएंगे बिग बॉल के जरिए कि आखिर सरहद पर चल क्या रहा है। लेकिन मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये जो 5 सूत्री फॉर्मूला निकलकर सामने आया है भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद, सवाल यह है कि इस पर चीन क्या अमल करेगा। देखिए समीर, लगभग अगर आप कहें कि 2.25 घंटे तक दोनों विदेश मंत्रियों के बातचीत के बाद इसकी उम्मीद तो कोई नहीं कर रहा था कि अचानक रातों रात सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, हम चलकर उस तिराहे पर जरूर पहुंच गए हैं जहां से एक रास्ता शांति की तरफ बढ़ता है और एक रास्ता युद्ध की तरफ बढ़ता है। चीन की तरफ से जो परिवर्तन हुआ है वो यही हुआ है कि अब तक जहां चीन की तरफ से लगातार केवल यही कहा जाता था कि नहीं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत की है, वहां अब चीन ने इस बात को माना कि हम दोनों देशों को आगे बढ़ना है तो सीमा पर तनाव कम करना होगा। जब जयशंकर ने यह कहा कि आप बताएं कि आप सीमा पर क्यों अपने सैनिक को लेकर आए हैं, तो बजाय बहस करने के वो चुप्पी साध गए। हाँ। अब यहां से एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे दिखती है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत के बाद अब इसका असर जमीन पर कितना होगा, बिल्कुल इससे ही तय होगा कि हम दोनों कितने आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ जहां ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया दोनों देशों ने, वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों की तरफ से एक अलग अलग बयान जारी किए गए जिसमें उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा है। और चीनी साइड का पक्ष यह है कि भारत की तरफ से गोलीबारी हुई, भारत ने ट्रेसपास किया। तो मुझे इसीलिए लगता है कि हम एक तरफ मामला को सुलझाने की बात कर रहे हैं दोनों देश। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है मनीष, बिल्कुल सही बात है। और यही अगर रुख जारी रहा चीन की तरफ से, तो आने वाले वक्त में जो मतभेद हैं वो विवाद में क्यों नहीं बदलेंगे, आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन 5 सूत्रीय फॉर्मूले का हम जिक्र कर रहे हैं। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो सुमित, ज्वाइंट स्टेटमेंट, जो ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट है जिसमें इस 5 सूत्रीय फॉर्मूले का जिक्र है, वो इस वक्त मेरे सामने है। लेकिन मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को डिटेल में समझाएं कि दरअसल ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, इसकी भावना क्या है। समीर, वैसे तो मैं मनीष से एग्री करता हूं कि जो अल्टीमेट मंजिल है दोनों देशों की वो पीस और स्टेबिलिटी है, लेकिन ये मिलिट्री लेवल से होगी या डिप्लोमेटिक चैनल से, ये देखना जरूरी है। अभी अगर आप देखें 5 सूत्री बातचीत जो की गई है, शांति का 5 सूत्रीय फॉर्मूला, एलएसी पर दोनों सेनाओं पीछे हटेंगे और उचित दूरी कायम रखेंगे, ये बातें पहले से की जा रही थी, लेकिन चीन इसको मानेगा, ये बड़ी बात है। आपसी मतभेदों को विवाद की वजह नहीं बनने दिया जाएगा, यानी जो ये डिस्प्यूट की वजह ना बने। और इसके बाद मौजूदा समझौता और प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। लेकिन प्रोटोकॉल तोड़े भी चीन ने, वॉलेट भी चीन ने किए और अब उनको मनाने की बात भी चीन कर रहा है, क्योंकि स्थिति बदली 29 और 30 तारीख को। अब वैसे कदम नहीं उठाएंगे जिससे विवाद बढ़े। विवाद बढ़ने का कारण
वो अप्रैल की यथास्थिति को बदलना था, वो चीन की तरफ से ही किया गया था। शांति के लिए दोनों देशों में बातचीत जारी रहेगी। बातचीत के प्रोटोकॉल लगातार WMCC के जरिए भी और दूसरे जरिए से भी लगातार शुरू है, चाहे वो डिप्लोमेटिक चैनल हो, चाहे वो मिलिट्री लेवल हो। लेकिन चीन इसको किस तरीके से ले रहा है, ये भी चीन को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि बातें तो बहुत हो गई, चीजें बहुत हो गई हैं, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन उस तरफ से ज्यादा होना है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल बने रहे आप सुमित हमारे साथ। और इस वक्त अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जनहार साहब, क्या उम्मीद जगाता है ये 5 सूत्री फॉर्मूला? क्योंकि अगर अलग से जो स्टेटमेंट चीन की तरफ से आए हैं, या फिर आप ग्लोबल टाइम्स के एडिटर की बातें सुन लीजिए, अखबार के ट्वीट्स देख लीजिए, तो वो कुछ और ही कहानी कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये फॉर्मूला जो है, ये कितनी उम्मीद जगाता है सर? देखिए, बहुत कम उम्मीद जगाता है समीर, क्योंकि देखिए बातें ऐसी पहले भी बहुत की गई हैं। आपको याद होगा जब कोर कमांडर ने की मुलाकात की थी 5 जून को, तब भी उन्होंने कहा था डिसएंगेज किया जाए। तभी ये बात तो सभी कहते रहे हैं, जो आपको मतभेद को विवाद में नहीं बदलना चाहिए, आपको डिसएग्रीमेंट्स को डिस्प्यूट में नहीं बदलना चाहिए। ये तो 2017 से जब अस्ताना में दोनों हमारे नेताओं की मुलाकात हुई थी, जिसे अस्ताना कंसेंसस कहा जाता है, तब से ये बात दोहराई जा रही है। परंतु बात असल में ये है, जो चीन इस पर जमीनी तौर पर कितना अमल करेगा, और वो अभी तक हमने देखा है पिछले 3-4 महीने में, चीन कहता कुछ और है, करता कुछ और है। जो उसका ट्रस्ट लेवल है, विश्वास है उसकी बातों में, वो बहुत कम है। मैं क्यों कहता हूं जो थोड़ी सी उम्मीद जगी है, क्योंकि इस बारी पहली बार ये फेस टू फेस मुलाकात हो रही है, और दूसरा ये काफी ऊंचे स्तर पर मुलाकात हो रही है, उनके विदेश मंत्री से मुलाकात हो रही है। तो मैं ये थोड़ी उम्मीद कर सकता हूं, जो बात विदेश मंत्री कहता है तो वो थोड़ी सी ग्राउंड पर परकोलेट करेगी। तो इसलिए मैं कहता हूं थोड़ी सी उम्मीद जगी है, परंतु मुझे ज्यादा विश्वास नहीं है, क्योंकि ये 5 जो पॉइंट हैं, जो आपने 5 बिंदु बताए हैं, ये नए नहीं हैं, ये पुराने हैं। तो इसीलिए अगर पहले चीन ने इसके ऊपर वो नहीं किया है, इसको ऑब्जर्व नहीं किया है, और अभी फिर जैसे आपने बताया, मनीष ने बताया, जो चीन फिर कह रहा है, जो ये भारत ने इसको किया है, LAC को क्रॉस किया है, भारत ने गोली चलाई है, तो अपना, और जो असली सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल इस फॉर्मूले में रुख कुछ और नजर आता है। बाहर चीन उसी रुख पर कायम है, जिसे हम आसान भाषा में कह सकते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक और अहम खबर आपको बता दें, जहां एक तरफ चीन के साथ रूस में बैठक चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने भारत को फिर युद्ध की गीदड़ भभकी दी है। पैंगोंग से भारत पीछे नहीं हटा तो जंग होगी, ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। सर्दियों में जंग के लिए भारतीय फौज तैयार रहे, ये ग्लोबल टाइम्स में कहा जा रहा है, जिसका मैं थोड़ी देर पहले भी अभी जिक्र कर रहा था कि 5 सूत्री फॉर्मूला जो है, उसमें कई बातें आप चीन की तरफ से देख लीजिए, उसमें मानी गई बातें चीन की तरफ से देख लीजिए, और जो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है वो देख लीजिए। बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा बातें। सर्दियों में भारतीय फौज पैंगोंग में टिक नहीं पाएगी, ये कहा जा रहा है ग्लोबल टाइम्स में। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू शिजिन की ये धमकी भारतीय फौज को नजर आई है। सीधे LAC का हम रुख कर लेते हैं अब। अभिषेक उपाध्याय मौजूद है हमारे साथ। अभिषेक, ग्लोबल टाइम्स एक बार फिर गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आ रहा है कि पैंगोंग इलाके में सर्दियों में टिक नहीं पाएगी भारतीय फौज, जबकि ये कहते हुए वो हकीकत जाहिर कर रहे हैं अपनी फौज की, अपने जवानों की, कि उनकी हिम्मत नहीं है सर्दियों में वहां टिकने की। देखिए, ये कहते हुए वो इस बात को जाहिर कर रहा है कि भारतीय फौज यहाँ पर पूरी तरह से साजो सामान के साथ तैयार है, ये उनको जानकारी है। वो इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं। पुष्टि करने का तरीका अलग है। उनको ये मालूम है कि जो हाइट्स हैं पैंगोंग त्सो के साउथ में, वो भारतीय फौजों ने पकड़ लिए, वो हाइट्स पूरी रिजलाइन पकड़ लिए हैं, और हमारे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जो हैं, जो फ्रंट लाइन टैंक हैं, वो भी वहां पहुंच चुके हैं, ये भी उनको जानकारी है। जो उनके पास 50,000 का ट्रूप उन्होंने इकट्ठा किया है, उसका भी मेरा डिप्लॉयमेंट यहाँ किया जा रहा है। उतनी संख्या यहां भी लगभग होने वाली है, और तेजी के साथ में मैं रोज देख रहा हूं लद्दाख में तेजी के साथ में साजो सामान पहुंचाया जा रहा है। तो उनको ये अच्छी तरह से आइडिया है, जिसे कहते हैं लॉन्ग हॉल, यानी कि लंबे समय तक अगर आप कोई इस तरह के विवाद या इस तरह का बवाल करते हैं, तो उस लंबे समय के लिए भारतीय सेना तैयार। उनको ये पता है कि यहाँ की हाइट्स पर हम ज्यादा एक्लेमेटाइज हैं, उनको ये पता है कि माउंटेन वारफेयर में उन पे हम बहुत भारी पड़ेंगे, ये सब उनको पता है। ये सब पता होने के बाद ये
ये बयान जो उनका है इसको जरा रिवर्स करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हम अपनी पोजीशन में बहुत ही मजबूती से डटे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर राजन कुमार साहब, किस तरह से आप इस स्टेटमेंट को देखते हैं? एक पल के लिए अगर भूल जाया जाए कि विदेश मंत्रियों की मुलाकात में 5 सूत्री फॉर्मूला क्या निकला, ग्लोबल टाइम्स जो कह रहा है उसे कैसे एनालाइज करेंगे आप? देखिए, ग्लोबल टाइम्स ये सच है कि वहाँ का जो पार्टी का प्रोपेगेंडा है उसको फैलाता है। उस हिसाब से हमें ग्लोबल टाइम्स के हर एक स्टेटमेंट को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हमेशा अपनी आर्मी की प्रशंसा करता है और हमेशा एक चाइनीज पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता है, वो भी बहुत ही जिंगोइस्टिक और हार्ड नेशनलिस्टिक टर्म्स में। लेकिन मैं अभी जो डायलॉग हुए हैं, अभी जो हमारे विदेश मंत्रियों के बीच में जो वार्तालाप हुई है, उसमें मैं समझता हूँ ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि भारत और चीन दोनों इस चीज को समझते हैं कि जो रास्ता आगे बढ़ने वाला है, चाहे युद्ध के बाद हो या युद्ध के पहले हो, रास्ता एक ही है कि शांति से इस मामले को सुलझा लिया जाए। और उस हिसाब से देखेंगे कि जो 5 पॉइंट एग्रीमेंट हुए हैं उसमें 5 पॉइंट्स अभी तक क्लियर नहीं है एग्जैक्टली कि किस ढंग के एग्रीमेंट होंगे या किस ढंग के डीएस्केलेशन होंगे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जाएगा भारत और चीन के बीच में। बिल्कुल, जब भी ये फाइनल वो मामला जब सुलझता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं और ये बात बहुत सारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि थोड़ी उम्मीद तो जगती है, कुछ आगे हम बढ़े हैं ऐसा लगता है। लेकिन अब TV9 भारतवर्ष पर LAC की सबसे बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। LAC पर भारत ने चीनी मंसूबों को धराशायी किया है। लद्दाख में भारत की बड़ी रणनीतिक बढ़त देखने को मिली है। सूत्रों की माने तो ब्लैक टॉप के बाद अब फिंगर 4 पर भारत का कब्जा हो गया है। लद्दाख में इंडियन आर्मी ने चीनी सैनिकों का मनोबल तोड़ा। अगस्त से ऑपरेशन में जुटी थी भारतीय सेना और ताजा खबर जो सूत्रों के हवाले से आ रही है वो बहुत बड़ी है और वो खबर ये है कि फिंगर 4 पर इंडियन आर्मी का कब्जा हो चुका है। हम सब ये जानते हैं कि किस तरह से फिंगर 4 से फिंगर 8 का जो 8 किलोमीटर का इलाका था उस पर चीनी फौज जमकर बैठी हुई थी और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि भारतीय फौज ने चीन को पीछे धकेल दिया है, फिंगर 4 पर कब्जा कर लिया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास आ रही है। सुमित, मैं एक बार फिर आपका रुख करेंगे और जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि फिंगर 4 पर भारत का कब्जा, ये जो खबर आ रही है, ये अपने आप में रणनीतिक दृष्टि से कितनी अहम हो जाती है? देखिए, फिंगर 4 पे ऑलरेडी समीर, अगर मैं आपको पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश करूं तो फिंगर 4 पे अभी भी चीनी सेना रिजलाइन पर बनी हुई है, लगातार मजबूती में है और यही वजह थी कि वो नेगोशिएशन की टेबल के ऊपर लगातार इन चीज़ों के ऊपर हमसे बातचीत करने को तैयार नहीं हो रहे थे समीर। लेकिन अभी अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर जहाँ खड़ा हूँ आपको समझाने के लिए, मैं बिल्कुल फिंगर 4 पे खड़ा हूँ समीर, और ये इसलिए क्योंकि इन रिजिस पे अगर आप देखें फिंगर 4 की तो यहाँ पर चीनी सेना, लेकिन भारतीय सेना ने 29 और 30 तारीख को जब हमने ब्लैक टॉप साउथ पैंगोंगसो में अपनी डोमिनेशन को मजबूत किया, अपनी पोस्ट को मजबूत किया, उसी दौरान हमने फिंगर 4 के ऊपरी इलाकों में जाके, यानी उन रिजिस पर जहां पर चीनी सेना बैठी है उसके अपोजिट जाकर या उसके ऊपर जाकर हमने अपनी एक और पोजीशन तैयार कर ली। और ये पोजीशंस ऐसी डोमिनेटिंग पोजीशंस है जहां से समीर हम उनको साफ तौर पर देख सकते हैं। कहते हैं कि जब भी आप माउंटेन वॉरफेयर की बात करते हैं तो आपके लिए हाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यही वजह है कि जो जितनी ऊपर होगा, जो जितने ऑपरेशंस को आराम से देख पाएगा, जो उनकी मोबिलाइजेशन को देख पाएगा, वो दोनों ही सेनाओं को फायदेमंद होगा। यही वजह है कि लगातार चीनी सेना फिंगर 4 पर बैठने के बाद नीचे उतरने का नाम नहीं लेती। मुझे अभी भी याद है जब डिसएंगेजमेंट की बातें हुई थी, जब आप कोर कमांडर लेवल की बात हुई थी, तब बैंक स्पेस से यानी फिंगर 4 के बैंक पे तो चीनी सेना हट गई थी, लेकिन उसके रिजिड स्पेसेस से हटने के लिए चीनी सेना ने बिल्कुल मना कर दिया था समीर, और इसकी वजह थी ये हाइट। लेकिन अब रिवर्स पोजीशनिंग हो गई है और ये रिवर्स पोजीशनिंग चीन को ना सिर्फ बातचीत के लिए मजबूर कर रही है बल्कि इसलिए भी मजबूत कर रही है कि वो भी अपने आप को कोई एक्शंस करके दिखाए, क्योंकि उनका मनोबल लगातार इन एक्शंस के बाद गिरता जा रहा है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल, सुमित बने रहे आप हमारे साथ। सुमित ने बहुत सलीके से समझाया। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अभी LAC का दौरा करके वापस लौटे हैं। संजय सॉय साहब, ये स्थिति भारत को कितना मजबूत करती हुई नजर आ रही है? क्या इस बिना पर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि फिंगर 4 पर कब्जा हो चुका है? क्योंकि रिज पर तो हम मौजूद हैं, हाइट्स पर तो हम मौजूद हैं, चीनी फौज अगर है भी तो वो नीचे है। नहीं, बिल्कुल समीर, आप ठीक कह रहे हो। जो सुमित ने बताया है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं कि जो पहाड़ों में हाइट पकड़ता है वो एक बहुत बड़ी डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है। आज वो अगर फिंगर 4 पर बैठे भी हैं पर हमने अगर वो हाइट्स पकड़ लिए हैं
तो आज हम उनको फायर के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं। साथ ही साथ एक साइकोलॉजिकल डोमिनेशन बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि जब वो देखते हैं कि हमारे ऊपर ये भारतीय सेना बैठी हुई है, तो मोराल उनका जो पहले से डाउन है वो और डाउन हो जाता है। ये ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, फिंगर 4 की हाइट्स और जो बाकी हाइट्स पकड़ी हैं, ये दिखाता है भारतीय सेना का मनोबल जो आज ऊंचाइयों से भी ऊंचा है, और चीन का मनोबल जो घाटियों से नीचे चला गया है, जो नदियां बह रही हैं उससे भी नीचे जा चुका है। और ये जो हमारे एक्शन है इनसे साफ जाहिर होता है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक उपाध्याय का एक बार फिर रुख कर लेते हैं, सीधे एलएसी से वो हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, यानी पैंगोंग त्सो का जो दक्षिणी इलाका था वहां तो भारत का दबदबा था ही, अब जो पैंगोंग त्सो का उत्तरी इलाका है, जो फिंगर इलाका है, वहां पर भी हिंदुस्तान की फौज आगे बढ़ी है और अब वहां पर भी दबदबा कायम हो रहा है। यही वजह है कि चीन के सैनिकों का मोराल जो है वो नीचे जा रहा है। देखिए, लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि हमारी जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं यहाँ पर, उन्होंने बहुत तगड़ी रिपोजिशनिंग की। रिपोजिशनिंग का मतलब यही होता है कि जहाँ जहाँ भी जो स्ट्रेटजिक एडवांटेज की जगह हैं, उनको न सिर्फ उन पे काबिज हो गए हैं, बल्कि पीछे से बैकअप का पूरा प्लान तैयार है। मैंने आपको पहले बताया कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हो, फ्रंट लाइन टैंक्स हो, दूसरे जो हमारे पास साजो सामान है, वो सब के सब बैकअप के लिए तैयार हैं, ये उनको पता है। और साउथ में सबसे अधिक कोशिश वो कर रहा था चीन, साउथ से, क्योंकि साउथ में जो पांगुर गैप का इलाका है वो चीन एंट्री पॉइंट मानता है, वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। पूरे 30 किलोमीटर के इलाके में कहीं भी चीन का कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रहा। और यही हाल, सिर्फ हम पैंगोंग नॉर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, यही हाल गोगोरा में भी, यही हाल हॉट स्प्रिंग में भी, यही हाल देपसोंग में भी है, और दौलत बेग ओल्डी तक, आप टॉप तक जाएंगे। यही स्थिति है कि कहीं भी चीन के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। रिपोजिशनिंग करते हुए सारी इंपॉर्टेंट जगहों पर हम वहां पर एडवांटेज वाली स्थिति में और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव तरीके से हैं। अभिषेक, फिंगर 4 पर जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं उस पर दरअसल कब्जा है हिंदुस्तान का, लेकिन नीचे फिंगर 4 के इलाके में अभी भी चीनी सेना की मौजूदगी है। यह वास्तविक स्थिति है। बिल्कुल, देखिए, अभी फिंगर 4 की जहां तक जानकारी हमारे पास है, फिंगर 4 में अभी भी वो समझ लीजिए एकदम आई टू आई वाला मसला है। अच्छा। बहुत ज्यादा चाइना भी उसको, अभी ये हम नहीं कह सकते हैं कि उसने छोड़ ही दिया है, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं अभी हम, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जिसे कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग, उस पोजिशनिंग के हिसाब से पहले से कहीं ज्यादा बेहतर एडवांटेज की स्थिति में है। चीन फिंगर 4 पे डटा हुआ है, उसके पीछे जाने को तैयार नहीं है। लेकिन जो साउथ इलाके में जिस तरह से उसको मार पड़ी हुई है, वो बहुत बड़ा नेगोशिएशन का पॉइंट हो गया है, क्योंकि साउथ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चुशुल का जो इलाका है वो पूरा का पूरा लेह का गेटवे है, सारे रास्ते बंद कर दिए, सारी हाइट डोमिनेट कर दी है। वो एक बहुत बड़ा पॉइंट हो गया। जो भी बातचीत हो रही है उसमें एक बहुत बड़ा भारत के हिस्से में एडवांटेज का पॉइंट है वो। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सुधीर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सुधीर, किस तरह से आप देखते हैं इसे? मैं आपके पास आऊंगा जानने के लिए, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि चीन का रुख ग्लोबल टाइम्स जो है वो अक्सर जाहिर करता है, और ग्लोबल टाइम्स क्या कह रहा है? चीन ने भारत को फिर से युद्ध की गीदड़ भभकी दी है, पैंगोंग से भारत पीछे हटा नहीं तो जंग होगी, ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। सर्दियों में जंग के लिए भारतीय फौज तैयार रहे, सर्दियों में भारतीय फौज पैंगोंग में टिक नहीं पाएगी, ये ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू शिजिन की धमकी है, उनके ये बोल हैं। डॉक्टर सुधीर सिंह, अब ये जो फिंगर 4 का जो एरिया है उसमें भी जिस तरह से स्ट्रैटेजिक हाइट्स पर हिंदुस्तान की फौज का पूरी तरह से कब्जा हो गया है, इसे आप कितना अहम मानते हैं, और अब इसके बाद चीन कितना दबाव में नजर आएगा? देखिए, जो ग्लोबल टाइम्स के संपादक का बयान अभी आपने साइट किया, वो उनका धमकी नहीं है, मुझे लगता है उनका डर है, क्योंकि ऑलरेडी वो काफी पीछे चीनी सेना हट रही है, और सर्दियों में किसकी सेना जो है ज्यादा डटेगी, ये सब सैनिक विशेषज्ञ जानते हैं कि चीन की सेना जो है वो कभी वियतनाम वार के बाद कोई वार नहीं लड़ी है। अब जो ये फिंगर 4 का मामला है, इसमें भारतीय सेना ने जो हाइट को ऑक्युपाई किया है उससे एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिला है, एक बढ़त मिली है, और अब हमको जो बातचीत का नैरेटिव है वो पोस्ट अप्रैल 2020 के बजाय हमको 1962 का जो स्टेटस को है उस पर बात करना चाहिए, क्योंकि हमने जो भी हाइट्स कब्जा किए हैं अब किसी भी कीमत पर हमको छोड़ना नहीं चाहिए। और सर, रशिया का जो रुख है, क्योंकि विदेश मंत्रियों की बैठक भी देखिए, इससे पहले रक्षा मंत्री भी मिले, और और कल विदेश मंत्रियों की मुलाकात भी रशिया में हुई, मॉस्को में हुई। रूस ये कह रहा है कि भारत और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है उसका फायदा अमेरिका उठाएगा। क्या कहने की मंशा है?
देखिए, रसिया का एक अपना दायित्व तो है इस पूरे खित्ते में। रसिया अपना महत्व बनाए रखना चाहता है चीन के साथ। उसके अभी तत्काल काफी अच्छे संबंध है, लेकिन दूरगामी तौर पर रसिया का चीन के साथ संघर्ष होना लाजमी है। खास करके साइबेरिया के रीजन में उनके परस्पर टकराव की स्थिति बनी रहती है। वो अभी एक ट्रूस है। तो रसिया ये चाहता है कि भारत और चीन थोड़ा बातचीत कर लें, बल्कि रसिया यहाँ एक सही मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। रसिया को डर है कि अगर चीन से भारत का लगातार ये संघर्ष बढ़ता रहा तो भारत अमेरिका के करीब ज्यादा आ जाएगा। मध्यस्थ की भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है, क्या वाकई मध्यस्थ की भूमिका में है क्या रशिया? देखिए, रसिया निश्चित तौर पर मध्यस्थ की भूमिका में एक अच्छे स्थिति में मैं पाता हूं, क्योंकि वो चीन के भी काफी करीब है और रसिया का भी एक सेल्फ इंटरेस्ट है कि भारत और चीन शांतिपूर्ण तरीके से अभी रहें, क्योंकि रसिया कभी नहीं चाहेगा कि भारत और अमेरिका के साथ संबंध और मजबूत हो। ठीक है, ठीक है। अशोक सज्जनहार साहब से इस पर मैं बात करूंगा, क्योंकि ये मध्यस्थता की भूमिका से इनकार किया है रशिया ने ऑफिशियली। हालांकि जो रुख है उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक अहम खबर आपको दे दें, चोटियों में हिमाकत करने पर मुंह की खाएगा चीन। इंडियन आर्मी ने चोटियों पर भेजी है स्पेशल फोर्स। पहाड़ों में युद्ध की महारत वाली फोर्स की तैनाती की गई है। ये एक बेहद अहम खबर, लद्दाख की चोटियों पर स्पेशल फोर्स की तैनाती कर दी गई है। यानी चीन की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयारी और ज्यादा पुख्ता होती जा रही है दिन ब दिन। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं चीन इस वक्त बिलबिलाया हुआ नजर आ रहा है और यह बौखलाहट ग्लोबल टाइम्स के जरिए बार बार सामने आ रही है। तो इंडियन आर्मी ने चोटियों पर स्पेशल फोर्स भेजी है। पहाड़ों में युद्ध की महारत वाली फोर्स तैनात कर दी गई है। यानी अशोक सज्जनहार साहब, सीधा मैसेज देने की कोशिश यह भी की जा रही है कि चाइना चाहे बार बार ये कहे कि सर्दियों में फौजों का टिकना इस इलाके में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हिंदुस्तान बता रहा है कि हमारी फौजें बिल्कुल तैयार हैं बुलंद हौसलों के साथ। बिल्कुल आपने ठीक कहा है इसमें समीर, क्योंकि हमारी फौजों को तो तजुर्बा है, वो तो वहां पर सियाचिन में पूरा साल गुजारती हैं, तो यहाँ की क्या बात है। तो इसीलिए भारत की जो फौज है वो विचलित नहीं होने वाली है इससे। तो इसलिए अपनी तरफ से, परंतु फिर भी जो कुछ भी चीन कर रहा है, हमको कंप्लेसेंसी नहीं बरतनी चाहिए। हमको पूरी तरीके से मुस्तैदी से तैयारी करनी चाहिए और बिल्कुल वहां पर डटे रहना चाहिए। आपने एक प्रश्न पूछा था समीर अभी, जो क्या रूस मध्यस्थता करेगा। जी। तो मैं तो ये कहूंगा, देखिए, रूस अगर मध्यस्थता करने का प्रयास करेगा तो इसमें ना चीन को ये मंजूर होगा ना भारत को ये मंजूर होगा। तो इसीलिए हमने तो और तीसरे देशों की मध्यस्थता, चाहे डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है, परंतु हमने उसको नकार दिया है। अब ये ठीक है, जो रूस के संबंध चीन के साथ भी अच्छे हैं, भारत के साथ भी अच्छे हैं। मैं बिल्कुल अपने जो मित्र हैं प्रोफेसर सुधीर सिंह, उनसे मैं बिल्कुल सहमत हूं। जो रूस ये चाहता है, जो भारत और चीन के संबंध अच्छे रहें, भारत और चीन के बीच में कोई ऐसे लड़ाई ना हो, जो ऐसे तनाव है उसको सुलझाया जाए, ये बिल्कुल मैं मानता हूं। तो इसीलिए रूस जो करेगा वो काउंसिल करेगा, वो एनकरेज करेगा, बिल्कुल वो प्रोत्साहित करेगा। जैसे उसने कल ये मीटिंग की है, लंच मीटिंग, तो उसको लंच मीटिंग आरआईसी की करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आरआईसी की अभी फॉर्मल मीटिंग 23 जून को हुई है। तो इसीलिए आरआईसी की ठीक है सर, मैं एलएसी का रुख करूंगा। अभिषेक उपाध्याय, मुश्किलात का जिक्र हो रहा है कि इस इलाके में बड़ी मुश्किलें होंगी, सर्दियों में ये मुश्किल और बढ़ जाएगी। 2 हफ्ते से आप वहां पर मौजूद हैं, आपके चेहरे का रंग हम देख रहे हैं, बिल्कुल टैन हो चुका है आपका चेहरा। जरा बताइए कि वो कौन कौन सी मुश्किलात हैं इस इलाके में जिनका जिक्र बार बार किया जा रहा है कि सर्दियों में और बढ़ जाएगी। देखिए जहाँ की जिस कैलाश रेंज की बात हो रही है, पूरी कैलाश रेंज है, जहाँ पर अभी इस समय जो साउथ की बात, चुशुल की बात कर रहे हैं, जहाँ पर चीन से फेस ऑफ है, उस कैलाश रेंज में आलम यह है कि -30 -40 अभी सितंबर चल रहा है। 15 सितंबर के आते आते वो सिचुएशन आने लगेगी कि ठंड बहुत ज्यादा होने लगेगी। आप समझिए कि अक्टूबर की शुरुआत तक वो तापमान माइनस में चला जाएगा, तो वो संकट है। लेकिन वहां पर सबसे अहम बात यह कि उस संकट में भी भारत जो है, यहाँ हमारी जो आपने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की बात की, लद्दाख स्काउट की बात कर लें, लद्दाख स्काउट वो यूनिट है जो कि इन इलाकों में बहुत ही शानदार तरीके से अभ्यस्त है। और एक बड़ी बात और बताएं, हम लोग ने एक
एक बार फेंसिंग कर ली है, कांटेदार पूरी फेंसिंग कर दी है और ये कर दी है पूरा साउथ एरिया जो है चुशुल का यानी मुखपुरी से लेकर के ब्लैक टॉप तक का वो रेड लाइन है, उस रेड लाइन के आगे चीन नहीं आ सकता है, ये भी तय हो गया है। तो भारतीय फौजों के साथ यही एडवांटेज है कि उस हालात से वाकिफ हैं, उनकी ट्रेनिंग यहां पर है, उनका एक्लेमेटाइजेशन यहां पर है और चीन इसीलिए बार बार गिरल धमकी देकर के ये कह रहा है कि आप पीछे जाओ, आप नहीं रह पाओगे, हम पीछे नहीं रह पाएंगे। इसी चिंता उसे क्यों हो रही है, यही समझने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल आपने सही कहा। बने रहे आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, एलएसी पर भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी है। लिपुलेख बॉर्डर के पास भारतीय सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। इंडियन आर्मी ने लिपुलेख बॉर्डर पर संभाल लिया है मोर्चा। लिपुलेख बॉर्डर पर चीनी हिमाकत पर अब करारा जवाब मिलेगा, यानी अब सरहदों पर चीन आगे बढ़ने की हिमाकत नहीं कर पाएगा। इस बात के पूरे और पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। टीवी9 भारतवर्ष पर लिपुलेख बॉर्डर की ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आपको साफ नजर आएगा कि किस तरह से भारतीय सेना ने यहां पर जबरदस्त इंतजाम कर दिए हैं और ये बात लगातार सामने आ रही है। उधर आप एलएसी पर देखिए, सर्दियों में जंग के लिए भारतीय फौज पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है और लिपुलेख बॉर्डर पर भारतीय सेना ने चप्पे चप्पे पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है, फोर्स बढ़ा दी है। ये साफ नजर आ रहा है इन तस्वीरों में भी। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, अगर आप इन तस्वीरों को डिस्क्राइब कर पाएं और यहां पर लिपुलेख के इलाके में भारतीय सेना की इतनी भारी संख्या में मौजूदगी, ये क्या बता रही है? देखिए, ये सारे पहाड़ी इलाके वो हैं समीर जहां पर आप रसद ले जाएं या फिर अपने साजो सामान या मोबिलाइजेशन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ये यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लंबे समय से नहीं बना। आपने देखा होगा काला पानी में, लिपुलेख में भारतीय सेना लगातार या बीआरओ लगातार ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। लेकिन अभी अब तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये वो हैं कि वो अपनी मूवमेंट जो है एक जगह से दूसरी जगह करते हुए, और ये डिप्लॉयमेंट भारत ने एलएसी पे लगातार जिस तरीके से सिनेरियो चेंज हुआ है, जिस तरीके से सिचुएशन बदली है, उसके बाद ज़्यादा कर दिया। और हमारी पैरामिलिट्री, आपको याद होगा कि हमने ये खबर दिखाई थी कि पैरामिलिट्री की कई रिजर्व फोर्सेस, कई रिजर्व बटालियंस को भी कश्मीर से या देश भर के दूसरे इलाकों से मूव किया गया है सेंट्रल एलएसी पर, सेंट्रल पार्ट के ऊपर, यानी हिमाचल पर और खास तौर पर उत्तराखंड में। तो यही वो मोबिलाइजेशन है, यही वो डिप्लॉयमेंट है, यही, और इसका मकसद है कि एलएसी के हर पॉइंट को, क्योंकि चीन ना सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में बल्कि दूसरे इलाकों में भी इसी तरीके की सिचुएशंस को, इसी तरीके के स्टैंड ऑफ्स को पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये डिप्लॉयमेंट लगातार तेजी से बढ़ाई जा रही है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल। मनीष शाह, मैं चाहता हूं आपसे कि एक पॉइंट आप क्लियर करें, क्योंकि ज्वाइंट स्टेटमेंट मेरे सामने है विदेश मंत्रियों का। उसमें एक बात कही गई है कि बोथ साइड्स शैल अबाइड बाय ऑल द एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स। अग्रीमेंट्स का जब जिक्र होता है, संधियों का जब जिक्र होता है, तो हम सब ये जानते हैं कि भाई संधि हुई थी कि एलएसी पर बॉर्डर एरियाज में हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन जो सिचुएशन बन रही है उसमें हथियारों का इस्तेमाल जरूरी नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में क्या वाकई पुरानी संधियों को मेंटेन रखने की कोशिश होगी? बिल्कुल वाजिब सवाल है समीर। देखिए, जब हम संधि की बात करते हैं तो 93, 96 के एग्रीमेंट कहते हैं कि एलएसी पर दोनों देश के सीमा पर सैनिक आमने सामने नहीं होंगे। सबसे पहले तो बात यही आती है। बिल्कुल। उसके बाद भारी मात्रा में आप जमाव नहीं करेंगे। और तीसरी बात होती है कि सीमा का मसला, जो मैकेनिज्म है हमारा WMCC का और SR लेवल का, उसके जरिए सुलझाएंगे। लेकिन यहाँ बात दूसरी है। यहाँ है कि अभी अब सीमा पर दोनों देश के सैनिक आमने सामने खड़े हैं और मारक संहारक हथियारों के साथ खड़े हैं। सही बात। ऐसे में विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत के बाद अगला 48 घंटा या 72 घंटे में अगर आप देखते हैं कि दोनों देश के सैनिक कम से कम अपनी रेगुलर पोस्ट पर जाकर बैठने लगते हैं, तब तो ठीक है। वरना मुझे लगता है कि यहां से फिर, जो मैंने आपको कहा कि एक तिराहा ऐसा है कि एक रास्ता युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, एक रास्ता शांति की तरफ बढ़ रहा है। तय करना है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। सही बात। इसी से सब कुछ तय होगा। बिल्कुल, उसी से सब कुछ तय होगा और बहुत कुछ आने वाले वक्त में तय करेगा चीन का रुख, कि 5 सूत्री फॉर्मूले में जिन बातों पर वो रजामंद नजर आ रहा है उनको किस कदर वो इंप्लीमेंट करता है ग्राउंड पर। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष झा, अभिषेक उपाध्याय और सुमित चौधरी, हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।